ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स मॉड्यूल 1 टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स। जो आपकी कोर्स आउटलाइन है फॉर एफपीएससी, इट्स मेंशन्ड यू हैव टू गो थ्रू अ टॉपिक ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम डिसिप्लिन एंड सम स्पेशल टॉपिक्स। So, as a Chinese proverb says, 1,000 teachers mean 1,000 methods. Each teacher has its own unique method. हर टीचर का अपना एक स्टाइल होता है पढ़ाने का, और वो स्पेसिफिक टू दैट टीचर होता है। कोई भी अगर मेरे लिए कोई एक अच्छा टीचर है और उसको मैं एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकता। आई विल हैव माई ओन बेस। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट इज नोन एज अ पेडागोजी। तो हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका बेसिकली मकसद प्रैक्टिस ऑफ मेथड है जो कि आप पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें सिर्फ पढ़ाना शामिल नहीं है, उसमें असेसमेंट भी शामिल है कि आप पढ़ाने को असेस कैसे करते हैं, जिसे हम असेसमेंट कहते हैं, वैल्यूएशन कहते हैं। पढ़ाने के लिए हम किन किन चीज़ों को ख्याल रखते हैं, उसमें सिर्फ मेथड नहीं है, उसमें फिलॉसफी भी है, उसकी साइकोलॉजी भी है कि स्टूडेंट को आप अगर एक चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वो किस वजह से पढ़ा रहे हैं, वो आप कौन सी चीज़ों को अटेन करना चाह रहे हैं, जो कि हमारा बेसिकली पहला टॉपिक होगा कि हम जब भी पढ़ा रहे होते हैं, जो भी कुरिकुलम डिज़ाइन होता है, जो भी टेस्ट बनता है, वो किन पैरामीटर्स को फॉलो करता है। सो वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ वी लर्न, हम कैसे सीखते हैं। क्योंकि ये हमें पता होगा तो उस लिहाज से फिर हम एक बुक डिज़ाइन कर सकते हैं, उस लिहाज से हम एक कुरिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसी लिहाज से हम अच्छा टीचर बन सकते हैं जब हमें पता होगा कि बच्चा जो हमारे सामने बैठा है वो किस तरह पढ़ता है या किस तरह समझता है। सो वो जो एक टूल है या जो एक आइडिया है, वो ब्लूम टेक्सोनोमी कहलाती है। अगेन आई विल रीआइट्रेट ऑन इट कि जो मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग है, इसमें हर चीज़ शामिल है। उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एक है ब्लूम टेक्सोनोमी, जो बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें आप ये देखते हैं कि ऊपर से लेके जब नीचे तक आप चीज़ें लेके आते हैं तो किस तरह वो वर्कआउट करती है। तो जैसे यहाँ पे है, सबसे नीचे वाला स्टेप जो है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो दैट इज रिमेम्बर। कि सबसे पहले जो एक नॉलेज का लेवल है वो है रिमेम्बर, याद करना। उससे जो अगला लेवल है नॉलेज का वो है अंडरस्टैंड, मतलब उससे बेहतर, उससे अगर आप अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो दैट इज अ सेकंड स्टेप। उससे अगला जो स्टेप है दैट इज एन एप्लीकेशन स्टेप, अप्लाई। जो आपने अंडरस्टैंड किया है, जो आपने कॉन्सेप्ट कैरी किया है, उसको आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ पे और डिफरेंट आइडियाज पे। और फिर देन आगे है एनालाइज, कि उसकी बेस पे आप किस तरह एनालाइज करेंगे और एवेलुएट करेंगे और क्रिएट। तो ये तीन स्टेप्स हैं इसमें। जो ये पहले तीन स्टेप्स हैं इन्हें लो लेवल लर्निंग कहा जाता है, अप्लाई, अंडरस्टैंड और रिमेंबर। और जो ये ऊपर वाले हैं इन्हें हाई लेवल लर्निंग कहा जाता है। तो these are known as low level learning and these steps are known as high level learning। जो नीचे है ये hierarchical है। सब ये एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमेशा रिमेंबर आएगा, याद करना, जिसे हम, जैसे हमारी बुक्स हैं, अगर पाकिस्तान की कुरिकुलम की बात करें तो हम पाकिस्तान बच्चों को पहले याद करवाते हैं। उसकी बेस पे फिर हम कंप्रीहेंशन की तरफ लेके जाते हैं। इंग्लिश में हम कंप्रीहेंशन लिखवाते हैं, पीएमएस में कंप्रीहेंशन को हम लेके चलते हैं कि आप किस तरह इतना अच्छा कंप्रीहेंड कर सकते हैं। जितना आप अच्छा कंप्रीहेंड कर सकते हैं उतना मतलब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। फिर जो थर्ड स्टेज है या लास्ट स्टेज है लो लेवल लर्निंग की, वो है अप्लाई, कि आप उस नॉलेज को डेली लाइफ पे अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे हम अगर फिजिक्स की बात करें जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करेंगे। तो दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन। अब उससे ऊपर वाले जो तीन है वो वेरी कर सकते हैं, वो अप एंड डाउन हो सकते हैं, उसमें कोई मेजर यानी रिस्ट्रिक्टेड रूल नहीं है कि आपने उसे एनालाइज कोई पहले रखना है। हो सकता है कोई क्रिएशन पे, डायरेक्ट एप्लीकेशन से क्रिएशन पे चला जाए। किसी ने कोई एप्लीकेशन की एक चीज़ की,
उसके बाद उसने कोई नई चीज बना दी, एनालाइज एवेल्युएट नहीं किया। हो सकता है कोई क्रिएट करने के बाद एनालाइज पे चला जाए, थ्योरीज को पढ़ना, फिलोसफी, हमारी अगर बिग बैंग थ्योरी की बात की जाए, मेटाफिजिक्स की बात की जाए, तो ये जो ऊपर वाले लेवल लर्निंग है ये वेरी कर सकते हैं। इनमें ये यानी बाज केसेस में आपको मैं जैसे इसलिए बता रहा हूँ कि बाज जगह पे आप पढ़ेंगे हो सकता है इनकी तरतीब डिफरेंट हो, नीचे वालों की तरतीब यही रहेगी। तो लिहाजा ये ब्लूम टेक्सोनोमी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका एक स्टेप है लर्निंग का। इसी की बेस पे आप जब टेस्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप एक टेस्ट बना रहे हैं बच्चे को असेस करने के लिए, तो आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे कि आप एक क्वेश्चन जो दे रहे हैं, पाकिस्तान किस तारीख को मार्ज वजूद में आया, तो ये रिमेंबर का क्वेश्चन है। इसको अगर आप अंडरस्टैंडिंग से रिलेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको अगर अप्लाई करेंगे तो फिर क्वेश्चन मजीद चेंज होगा। उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि कौन सा कीवर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो फिजिक्स में भी हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देते हैं तो वो यूजुअली एप्लीकेशन कैटेगरी में जाता है। जब हम बच्चे को याद करने के लिए एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला दे रहे हैं तो वो रिमेंबर कैटेगरी में जा रहा है। इस फार्मूले को अंडरस्टैंडिंग के एफ क्या है, मैं एम क्या है, ए क्या है, डायरेक्ट रिलेशन किसका है, इनवर्स रिलेशन क्या है, ये क्या अंडरस्टैंडिंग है। अब इस फार्मूले की बेस पे आप कोई नई चीज बनाते हैं या कोई नई थ्योरी पेश करते हैं तो वो फिर आपकी हाई लेवल लर्निंग में चली जाएगी। तो अगर हम न्यूटन्स पे इसको अप्लाई करें, जो न्यूटन्स के लॉज हैं, तो रिमेंबरिंग क्या है कि सिंपल अगर आप न्यूटन के तीनों लॉज याद रखें जो कि आइंस्टाइन आइजैक न्यूटन ने प्रपोज किए। अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द थ्री लॉज ऑफ न्यूटन के पहले लॉ से क्या मुराद है, सेकंड लॉ से क्या मुराद है, और थर्ड लॉ से क्या मुराद है। वो यू नो कि फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एंड थर्ड लॉ इज एक्शन रिएक्शन। अब ये अंडरस्टैंडिंग लिहाज से बताना ये बेसिकली सेकंड स्टेज है। और अप्लाइंग क्या है कि आप उसकी बेस पे कोई एप्लीकेशन सॉल्व करें, कोई न्यूटन लॉज, एक्सेलरेशन ऑफ मास और द फोर्स अप्लाइड मास, और वाइस वर्सा, इससे हम और भी बहुत से काम करते हैं। ये है लो लेवल लर्निंग। और हाई लेवल में अगर आप जाएंगे तो एनालाइज कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एनालाइज में क्या, मैंने कुछ भी एग्जांपल हो सकती है, जैसे मैंने दिया है आपको और भी दे सकते हैं। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये जैसे इस तरह तो नहीं आएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि लेट्स सपोज आप आइंस्टाइन की रिलेटिविटी का एक फॉर्मूला याद करें तो वो किस कैटेगरी में आता है, तो वो रिमेंबर कैटेगरी में आता है। हाई लेवल में क्या होगा कि एनालाइज का मतलब होता है कि ये तारीफ भी कह सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स सिस्टम इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स इज नॉन एन एनालाइजिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। और इसमें हम ये कर सकते हैं कि कैसे न्यूटन लॉज जो है वो मोशन को एनालाइज करते हैं कि सैटेलाइट की मोशन ऑर्बिट में फॉर एग्जांपल। एवेलुएट का मतलब होता है कि आप उसकी लिमिटेशन देखें, उसकी एक्यूरेसी देखें। जैसे कि न्यूटन लॉज की कुछ लिमिटेशन हैं जो कि आइंस्टाइन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कवर करता है। तो ये एवेल्युएशन में जाके आइंस्टाइन ने ये चीज़ें पेश की। और क्रिएट का मतलब है कोई आप एक नया एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें, या जैसे रोलर कोस्टर डिज़ाइन किया जाता है। अगर आपने रोलर कोस्टर देखा हो तो उसमें क्या होता है कि नर्शिया को बड़ा जहन में रखा जाता है कि इसको इतनी इनिशियल पुश दी जाती है कि उसका नर्शिया उसे कैरी कर ले और फिर वापस ले आए। सो ये चीज़ें जो है वो क्रिएशन में, तो ये हाई लेवल लर्निंग पे जाती है। सो अब अगर हम वेव्स की बात करें तो इसमें हम ये करेंगे कि हम टॉपिक वेव का दिया गया, हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे कि क्या रिमेंबर में आएगा, क्या अंडरस्टैंड में आएगा, क्या एप्लीकेशन में आएगा। तो इट्स अप टू यू कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। ओके, सो आफ्टर दिस एक्सरसाइज जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे फिजिक्स के टॉपिक वेव की बेस पे, कि रिमेंबर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट आर वेव्स, मैकेनिकल वेव, ट्रांसफर वेव, इनमें क्या फर्क है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके पास साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और अगर अगर है तो क्यों है और उसकी क्या एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन में हो सकता है कि आप उसको अप्लाई करें किसी सिचुएशन पे। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी कि 0 सेल्सियस पे अगर आपको स्पीड ऑफ साउंड पता है कि 332 मीटर पर सेकंड है, तो 10 या 100 या 50 पे क्या होगी। तो आपने एक सिचुएशन जिसका फॉर्मूला मौजूद है, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.6 उस पर अप्लाई किया। तो ये लो लेवल लर्निंग है, जहाँ तक हमारा कुरिकुलम डिजाइन होता है यूजुअली, और यहाँ तक हमें सिखाया जाता है। जो आगे वाली चीज़ है वो आ जाती है क्रिएटिविटी में, कि आप उसको आगे कैसे एनालाइज करते हैं, वैल्यूएट करते हैं और क्रिएट करते हैं। तो वो आप सिचुएशंस हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी सोनिक बूम की,
जब आप साउंड बैरियर को क्रॉस करते हैं तो आपको एक खास तरह का सिनेरियो मिलता है। तो वो क्यों मिलता है, अब उसके पीछे जो फिजिक्स है, उसके पीछे जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एनालाइज ही करना है, वैल्यूएट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, उससे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। आई वॉज रिसेंटली सीइंग अ डॉक्यूमेंट्री जिसमें एक शख्स जो कि बहुत दूर है किसी एक बिल्डिंग से, और वो जस्ट इको के कानून के बेस पे बेस रखते हुए एक बिल्डिंग के किसी भी खास हिस्से की वाइब्रेशन, जो कि दो लोगों की बातों से वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, वहां से उसको वो डी कोड करके एक वो क्या बातें कर रहे हैं उसको सुन रहे होते हैं। तो मकसद ये आप जासूसी कह लें या इस तरह की जो चीजें हैं वहां पे ये डिवाइसेस यूज हो रही हैं, वो क्या है, वो बेसिकली वेव्स की वाइब्रेशन के असूल पे बनी हुई डिवाइस है जिसको वो यूज कर रहे हैं। अगर वो दूरबीन से देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते कि क्या बात हो रही है, लेकिन इस चीज की बेस पे वो सुन भी सकते हैं। तो दिस इज हाउ द फिजिक्स वर्क्स। ओके, सो दीज आर द कीवर्ड्स कि अगर आप रिमेंबर की बात करें तो उसके लिए कीवर्ड यूज होते हैं, डिस्क्राइब, रिलेट, टेल, फाइंड। अंडरस्टैंड के लिए आउटलाइन, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो यूजुअल हमारी टेक्स्ट बुक्स के लिहाज से इलस्ट्रेट, कंप्लीट, सॉल्व के लिए अप्लाई है, एनालाइज में कंपेयर, एक्सप्लेन, कैटेगराइज है, एवेल्युएट में प्रायोरिटाइज, रेट, जस्टिफाई है, और क्रिएट, इमेजिन, डिजाइन, प्लान। अभी देखें, इसे क्रैम नहीं किया जा सकता, इसको जस्ट आपने पढ़ना है और एक जेन में स्केच बनाना है कि हो क्या रहा है। क्योंकि पेपर में वो पूछ सकता है, यानी आपका जो पेडागोजी का एमसीक्यू है उसमें आ सकता है कि एक्सप्लेन जो टर्म है या कीवर्ड है वो किस कैटेगरी में आएगा। अब एक्सप्लेन जाहिर बात है एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकता है। एक्सप्लेन मोस्ट प्रोबेबली वैल्यूएट में भी आ सकता है, एक्सप्लेन हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में भी आ सकता है, इनफैक्ट लिखा हुआ है। तो फिर उसमें आपको एमसीक्यूज में ऐसे ऑप्शन होंगे जो अगर आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो इजीली अवेलेबल, जैसे एक्सप्लेन समथिंग। रिमेंबर, तो रिमेंबर में नहीं आ सकता क्योंकि रिमेंबर में आपने चीज़ों को ब्रीफली देखना है। एक्सप्लेन क्रिएशन में नहीं आ सकता, एक्सप्लेन एप्लीकेशन में नहीं आ सकता, तो चौथा ऑप्शन जो बचेगा वो वही आंसर होगा। तो इसका इसको एक स्केच बनाना है आपने कीवर्ड्स का, ताकि आप जब उस कीवर्ड को देखें तो आप एक एक गुड गैस कर सकें कि अच्छा ये चीज जो है इस कैटेगरी में आ रही है। ओके, सो रिमेंबर नॉलेज जो है, ब्लूम टेक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड बाय ये हमने ऑलमोस्ट सारी डिस्कशन कर ली। अब इसमें थोड़ी सी जो है कह लें क्विक ओवरव्यू। एंड इसको लीग 1961 जिसमें थ्री डोमेन्स की बात की गई। जो हम ये डोमेन पढ़े हैं ये कोग्निटिव डोमेन है, विच इज अबाउट हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। इसके अलावा उसने हमारी बॉडी और उसके लिहाज से भी जो दी है उसमें एक अफेक्टिव है विच इज अबाउट आवर इमोशन, फीलिंग एंड एटीट्यूड, और तीसरी है साइकोमोटर विच इज अबाउट आवर फिजिकल एबिलिटी। तो ये इसमें डिफरेंस है, लेकिन जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो सिर्फ कोग्निटिव ही है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें डिफरेंट वर्ड्स भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वही है, यानी रिमेंबर और नॉलेज एक ही बात है, कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग एक ही बात है, अप्लाई या एप्लीकेशन एक ही बात है। इसके बाद अफेक्टिव है, अफेक्टिव इज अबाउट आवर इमोशंस के हमारे इमोशंस किस तरह बनते हैं विद आवर एज। और साइकोमोटर जो है वो हमारी जो एक बच्चा जो पैदा होता है और हम जब है, तो उसमें बड़ा फर्क है। शुरू वाला बच्चा जो है वो अ, बड़े और छोटे की तमीज नहीं कर सकता, लेकिन अब हम बहुत सारी चीजें जो है अपने जोर बाजू पे कर लेते हैं। तो वो जिस तरह वैल्यूएशन हुई है हमारी वक्त के साथ, वो साइकोमोटर डोमेन बताती है। लेकिन जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हम नॉलेज बेस पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन है, सो इसलिए हमारा ज्यादा ताल्लुक कोग्निटिव से है। लेकिन सिर्फ ये आपने चीजें में रखनी है कि थ्री डोमेन्स है, और जो उसमें हमारी डोमेन कोग्निटिव की है उसमें 6 हेरारिकल स्टेप्स हैं, अफेक्टिव में 5 हैं, और साइकोमोटर में 6 हैं। और जिनकी एक्सप्लेनेशन या आपको डिटेल चाहिए वो कोग्निटिव के 6 स्टेप्स की चाहिए। सो अगेन हम लर्निंग के प्रोसेस को ही कैरी करते हैं। तो जो हमारी मोस्ट लर्निंग है वो थ्रू साइट होती है, देखने से हम 75% सीखते हैं, हेयरिंग 13% है, टच 6% है, स्मेल और टेस्ट 3% है। तो लर्निंग का एक जाहिर बात है, अब अगेन एज अ टीचर आपको पता है कि ब्लूम को आपने जेन में रखना है, तो दूसरी चीज आपने ये जेन में रखनी है कि बच्चा सबसे ज्यादा देख के सीखता है। उसके बाद जो दूसरी चीज वो सीखता है जो कि हेयरिंग है, जिसको हम ज्यादातर हमारा फोकस हेयरिंग पे ही होता है। अगर लेक्चर मेथड की बात करें, बोर्ड भी हम यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादातर किताबी बातें होती हैं, लेकिन जैसे प्रोजेक्टर है
या बोर्ड पे अगर आप अच्छी पिक्चर्स बना सकते हैं, या 3D पिक्चर्स हम बोर्ड पे नहीं बना सकते लेकिन प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं, तो साइट जो है वो सबसे ज्यादा आपका है। और अगर साइट और हेयरिंग की बात की जाए तो मिल के 88% बनते हैं। तो अगर आप क्लास में प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा आप किसी भी सेंस को नहीं यूज कर रहे, तो फिर भी आप 88% बच्चे के दिमाग को हिट कर रहे हैं। 12% जो है उसका हिट नहीं हो रहा। तो द मोर सेंसेस दैट आर इन्वॉल्व इन लर्निंग द मोर एंड द बेटर बी द लर्निंग। सो अगर आप केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हैं तो आप उसमें स्मेल, टेस्ट और टच को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यू कैन समहाउ परफॉर्म अ डिलीवर अ लेक्चर जिसमें आप इन टोटल 100% को इन्वॉल्व कर रहे हैं। यू कैन प्लान दैट। Okay, so there are some MCQs for practice from what we have studied so far. तो उसमें सबसे पहले है कि which level of Bloom taxonomy involve recalling previously learned information. Let me allow you to speak. You can speak for yourself. Remembering. Remembering. So आपका जो पहला है which level of Bloom taxonomy involve recalling previously learned information is remembering, या जिसको knowledge base भी कह सकते हैं। Which level Bloom taxonomy involve breaking down a complex concept into smaller parts to understand it better. Analysis. Yes, analysis या जिसके लिए analyze का word use हुआ है। Which level Bloom taxonomy involve using different parts of a knowledge to form a new whole? Evaluation. Synthesis. तो अ, यहाँ पे हम एक नया whole, बेसिकली ये synthesis is equivalent to creation। तो आप कोई चीज नई क्रिएट कर रहे हैं, ये आप Synthesis, sir. ओके। Which level Bloom taxonomy is necessary when a physics student is asked to explain the concept of inertia using everyday example? Valuation, sir. Understanding. Simple, it has to uh, I think could be better। ये अंडरस्टैंडिंग बेसिक सिंपल ये बेसिक सेकंड स्टेप है ना अंडरस्टैंडिंग का। यानी फर्स्ट है हमारा पास नॉलेज, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सेकंड है कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इनर्शिया का कॉन्सेप्ट या तारीफ बच्चे को सिखाई गई है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में उसे कहा गया है कि इसे एक्सप्लेन करें, तो वो अंडरस्टैंडिंग में आएगा। आई थिंक इट्स फाइन। Which level Bloom taxonomy is demonstrated when a physics student is asked to compare and contrast the similarity and difference between kinetic and potential energy? ये अगला स्टेप है उससे। यानी रिमेम्बरिंग तो बिल्कुल बेसिक स्टेप है, अंडरस्टैंडिंग उससे अगला स्टेप है, ये उससे कहीं आगे है। और इसमें इत्तेफाक से तीनों हाई लेवल हैं, ताकि आपके लिए मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट कर सकूं, लेकिन पेपर में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 3 लो लेवल होंगे और एक ही हाई लेवल का होगा। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेस आउट ऑफ इट। Evaluation, sir. Analysis. एनालिसिस, और इसमें अगेन आई विल से कि ओवरलैपिंग हो सकती है उसमें। यहाँ पे फिलहाल ये है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, तो एनालाइज करना है आपने डिफरेंस और सिमिलरिटीज को। एवेल्युएशन भी हो सकता है टू सम सर एक्सटेंट। इवेल्युएट का कब आएगा, मतलब वो उसका क्या मतलब है? एवेल्युएट के लिए जो कीवर्ड हैं दैट्स बेसिकली प्रायोरिटाइज, रेट, जस्टिफाई, कि आपने उस या उसके अगर हम इसके ब्रेक डाउन देखें तो इट्स अबाउट जजिंग द वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज, कि आपने उस पर अपनी राय दे सकते हैं कि आपके ख्याल में ये जो बात कर रहा है आइंस्टाइन या न्यूटन, तो वो उसने ठीक किया या ऐसे ही बस छोड़ गया बातें। तो इस लिहाज से कोई चीज़ आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। Valuation